This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. पिछले 3-3.5 महीनों से नाज़रीन जो चीज़ डिस्कस हो रही है that is nothing but the resumption of the IMF program और गवर्नमेंट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में अमल में आई है, गवर्नमेंट इज़ स्ट्रगलिंग हार्ड ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट वी हैव सीन के फ्लड की वजह से तकरीबन कहा जा सकता है 35% ऑफ द पाकिस्तान इज़ डिस्टर्ब। 20% के करीब मकानात देही इलाकों के ऐसे हैं, राजनपुर ऐसे इलाके हैं जो सफ़ाई हस्ती से मिट गए। इवन पक्के छतों वाले मकानात जो हैं वो भी ख़त्म हो गए और जब आप पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो आपको चोटियाँ नज़र आती हैं और इसके माने ये हैं कि वहाँ पर इंसान है। सो एक कैटेस्ट्रफी है, एक अलमिया है। बट व्हेन यू लुक एट इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में बलूचिस्तान का नंबर थोड़ा देर से आता है। सिंध की तबाह हाल, जो सैलाब की आफतें हैं, उसके ऊपर जो नज़र इनायत है वो थोड़ी सी देर में उसकी तरफ नज़र इनायत होती हुई नज़र आती है। बट जो सियासी माहौल है समहाउ वो गर्म है और पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, टॉप ऑफ द टॉप, दैट इज़ द रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त लटकी हुई है। ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए हमने आज मदऊ किया है नुमान साहब को। ही इज़ अ नोन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने कुछ 4 महीने पहले, इनफैक्ट 4.5 महीने पहले, थोड़ा सा उससे भी पहले एक बात कही थी जो कि आज ज़बान ज़द आम है। एंड ही स्पोक अबाउट चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ही सेड, इनफैक्ट ही रोट अ पेपर, देन ही डिस्कस्ड इट इन अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, एंड व्हाट ही मेंट टू से वाज कि सियासी जमातें हों या कोई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सिस्टम हो या कोई एक सियासी जमात आए या जाए, पाकिस्तान में ये वतीरा ख़त्म होना चाहिए कि एक इकनॉमिक पॉलिसी जो एक गवर्नमेंट ने, एक ग्रुप ने, एक सेटअप ने स्टार्ट की है, दूसरा आते ही सिर्फ उसे इसलिए ख़त्म कर दे कि वो पॉलिसी उसकी बनाई हुई नहीं थी। इससे मुल्क का, कौम का, दोनों का नुकसान होता है। सो नुमान को पहले हम वेलकम टू द शो कहते हैं और फिर नुमान से समझते हैं कि आज की जो ख़ास सूरत हाल है उस पर नुमान का क्या तज्जिया है। नुमान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। देखें, इकोनॉमी के हवाले से वजी हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी किस वजह से आती है। अभी भी आपने बात की जो सिंध और बलूचिस्तान की सूरत हाल हुई है। देखें, बात यह है कि क्या वजह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पाकिस्तान ही के एक इकोनॉमिस्ट महबूब हक साहब ने बनाया था, अगर उसकी बुनियाद पे इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान को देखा जाए तो ये हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं ये सब सहारन अफ्रीका के ममालिक, माली, सोमालिया, इस किस्म के हैं। ना वहाँ लिटरेसी है, ना डेवलपमेंट है या कोई और चीज है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में कभी भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की ना होने की एक वजह तो ये है कि हमारी यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर हमारे तब्दील हो गए, 8 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। लेकिन उसके साथ साथ एक वजह ये भी है कि हमारे पास इकोनॉमिक, और उसी की वजह भी तो सियासी है कि हमारे पास कभी भी कोई मजबूत और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान नहीं रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अगले मौजूदा 2 सालों को भी देखें और हम जानते हैं कि IMF के 22 प्रोग्राम के अंदर है, तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कौन से इकदाम किए जाए कि हमें IMF के 23वें, 24वें या 25वें प्रोग्राम में ना जाना पड़े। अब मसला ये होता है कि इसके लिए अगर आप मौजूदा 2 सालों को भी देखें तो इस साल के शुरू में आप देखते हैं कि खान साहब की हुकूमत थी, फिर मौजूदा हुकूमत है। अब जब भी इलेक्शन होंगे एटलीस्ट एक आध साल में तो होने ही है, तो भी एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद एक और हुकूमत जो भी आएगी, यानी सिर्फ इन 2 सालों में 4 हुकूमतें तब्दील होंगी। तो अब हमारा इकोनॉमी जिस फ्रेजाइल, जिस कमजोर स्टेट के अंदर है, हम किसी भी तरीके से ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बार बार हर हुकूमत आए और एक नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लेकर आए, एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आए। हम इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इंटरेस्ट रेट्स को देखें कि ये 5%। नुमान एक चीज़ आपको रोक कर मैं चाहूँगा उसको क्लैरिफाई करें और फिर आप इसी बात को आगे लेके बढ़ें। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड आप इस्तेमाल कर गए। पाकिस्तान का तो अलमिया ये है कि अगर कारों में सट्टा नहीं हो रहा है तो ऑटो सेक्टर में क्राइसिस है, गंदम की मुँह मांगी प्राइस नहीं तय हो रही है तो वीट क्राइसिस है, और इसी तरीके से शुगर माफिया इन कंट्रोल नहीं है तो पाकिस्तान में चीनी नहीं है। सो ये तो आपको लगता है कि एक सर्टन ग्रुप्स और कार्टल्स हैं, उन्हीं की नुमाइंदगी है और उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है, और उसमें अगर कई मसाइल हो तो पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्राइसिस होता है। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तो आई थिंक एक बड़ी चीज़ है।
देखें, एक तल्ख हकीकत है कि हमारा हर शुबा ज़िंदगी जो है ना, वो माफिया कंट्रोल करते हैं। आप कराची की मिसाल देख लें कि कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, कराची में लैंड माफिया, बैगर माफिया, पानी माफिया, कराची के महंगे से महंगे इलाके में भी पानी जो है वो बिग फैक्ट। वाटर टैंकर्स के थ्रू आते हैं। ज़ाहिर है कि सारे माफियाज हैं राइट। जो इकोनॉमिक पॉलिसी को, सोशल लाइफ को इस हद तक कंट्रोल करते हैं और सारे मुतल्लिका लोग उनकी जेब में होते हैं। इसी वजह से जो है वो हमारे मुल्क में इन चीज़ों को एड्रेस करने वाला कोई निज़ाम, कोई बंदा भी मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वाकई हम समझते हैं कि हमने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाही से बचाना है, अगर हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले तो ये गौर करना है ना कि क्या हम वाकई इस मुल्क की इकॉनमी को मजीद बेइज्जती से, मजीद तबाही से बचाना चाहते हैं। आज जो इन्फ्लेशन रेट 42% पे आ गया है, क्या हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल में है? उसका एक तरीकेकार है। अगर तो हम ये करना चाहते ही नहीं है तो फिर तो सारी गुफ्तगू बेकार है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हाँ वाकई हमने इस मुल्क को की मईशत को और माशरे को बचाना है, तो उसके लिए हमने जो है ना एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसे बाद लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, आप इसे इकोनॉमिक चार्टर कह लें या आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कह लें, वो लेके आना होगा। इसमें करना ये होगा कि हमने कम से कम कुछ मोटी मोटी चीजों के ऊपर मुल्क को और बिजनेसमैन को और इन्वेस्टर कम्युनिटी को एतमाद में लेना होगा। वो मोटी मोटी चीजें क्या हैं? मिसाल के तौर पर आपने मॉनेटरी पॉलिसी का एक रोड मैप देना होगा कि ये ना हो कि मॉनेटरी पॉलिसी आज 5% है, फिर 13% हो, फिर 7% पे आ जाए, फिर 18% पे चले जाए। ये नहीं हो सकता। इस तरह दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में फंक्शन नहीं कर सकती। अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगे मुल्क में, अगर हम नहीं चाहते इंडस्ट्री लगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। सिमिलरली बाकी मामलात हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारा मुल्क में जो हमारी इकॉनमी पीछे रह गई, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे हमारे शोबे जो क्रिटिकल शोबे हैं जिसमें हमने 20 सालों में इन्वेस्ट नहीं किया। मिसाल के तौर पर तालीम का शोबा ले लें कि पाकिस्तान में जब इदारे मौजूद, तालीमी इदारे जो है ना, गिने चुने ढंग के इदारे मौजूद है तालीम के, जो अगर आपको अगर 23 करोड़ की आबादी में इस वक्त मैं आपके सामने अगर लिस्ट बनाने बैठे, आपको तो अपनी उंगलियों पर गिनेंगे तो हमारे लोकल स्टैंडर्ड है, हमारे नेशनल लोकल स्टैंडर्ड से आपको 23 इदारों की लिस्ट भी नहीं बना सकेंगे जिनको आप कहेंगे जो मयारी हो। यानी 23 करोड़ की आबादी में 23 इदारे भी हमारे पास नहीं है जिसको हम दिल पे हाथ रख के कहते कि नहीं यार ये वाकई मयारी लोग इदारे हैं जहाँ से हमारी बेस्ट एचआर निकल रही है। अब होता तो ये ना कि हमारी जो भी बेस्ट एचआर निकल रही है वो अपने जाती मेहनत और जाती बलबूते पर मुल्क से बाहर जाके पढ़ के बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर भी कहते रिजाल है और उसके और बहुत सारे ऐसे लोग जो तालीम हासिल करना चाहते हैं जो हासिल ही नहीं कर पा रहे। चुनाते इसके लिए करना ये होगा कि हमने वो की सेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी एग्री यील्ड बहुत कम है, हमने एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी का प्लान बनाना होगा और इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनानी होगी। इसकी जिम्मेदारी ये हो इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें सारे इदारों के मुतल्लिका लोग मौजूद हों। बट ये जो ईसीसी है इस ये एग्जिस्ट तो करती है ना? देखिए वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो उसे बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है, लेकिन मसला ये है वो एक हर गवर्नमेंट के साथ उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क तब्दील हो जाता है। अच्छा नुमान, मुझे एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी बताएं कि आपके पास जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये महबूबुल हक के बाद से ट्रेंड देखने में आया है कि चूँकि लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि कॉम्पिटेंट या कॉम्प्रोमाइज फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं और उनका चूँकि अपना शायद कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो इसलिए वो इस ब्लेम को शिफ्ट करने के लिए कि उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं या नाजायज़ काम किए हैं, वो एक कोई बकरी टाइप ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं ईसीसी और वो हर फैसला उससे कराते हैं। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का आइडिया है, ये उससे कैसे फ़र्क हो जाएगा? देखिए इसमें फर्क सबसे पहली चीज तो ये होगा कि उसको हम थोड़ा सा डीपॉलिटिसाइज करेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक डिसीजन थे जो अदलिया ने जिसको नागैर मुनासिब समझते हुए उसको रिवर्स कर दिया, उन्होंने रिवर्स कर दिया। आपको याद होगा मिसाल के तौर पर जो है हमारे प्राइवेटाइजेशन की स्टील मिल की, उसके बाद स्टील मिल के साथ क्या हुआ, जो भी हुआ। बात यह है कि अदलिया का फैसला सर और अदलिया जो भी फैसला करती है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अदलिया को इकोनॉमिक के जो कम से कम कानूनी एस्पेक्ट है उसमें इस हद तक इन्वॉल्व रखा जाए कि फैसले करने के बाद में ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमें अदलिया को एहतराम भी करना है, हमें ये भी इस बात को इंश्योर करना है कि कोई गैर कानूनी काम ना हो, तो आपने अदलिया को एटलीस्ट ऑन बोर्ड रखें। हमारी सिक्योरिटी इदारे इसी तरह, जैसे हमारा सीपैक है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे थे जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कम से कम 50 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए जाएं जो मुल्क की ग्रोथ के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की माशी सलामती के लिए नागुज़ीर है, मिसाल के तौर पर हमारे डैम्स हैं, तो बात ये है कि और वो ये इदारा सिर्फ ये जो इदारा है उसके ऊपर फोकस करे, नतीजा ये निकलेगा कि कम से कम हमारे मुल्क की जो की गैप्स है, मिसाल के तौर यूनिवर्सिटीज के अंदर बात की, हमें इस वक्त कम से कम 10 टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज की जरूरत है हमारे मुल्क को, ताकि हमारे लोग आईटी में बेहतरीन तालीम हासिल करें। वो इदारे मौजूद ही नहीं है। शायद पिछले दिनों में कोई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने एक इदारा बनाया था, उसके अलावा 20-25 सालों में कोई ढंग का इदारा हम बनाया ही नहीं थे। वैसे
अच्छा, राइट। बनाया इसलिए नहीं कि मेरे ख्याल है किसी ने सोचा ही नहीं कि हमने बनाना है, और किसी भी गवर्नमेंट ने इस पे काम नहीं किया। तो No, इकोनॉमिक no, no, सिक्योरिटी काउंसिल का Numan, मतलब I have to सिर्फ ये cut नहीं you होता। here. इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल बन गई, उसमें सेक्रेटरी लेवल के शख्स के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ गए, क्या फ़र्क पड़ गया? उनका नाम ही ख़राब हुआ। नहीं, देखिए बात ये है कि ये नहीं होता, इसमें होता ये है कि आपने उसका डिपेंड करता है मैंडेट क्या दिया हुआ है। राइट। अगर आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल को आप डे टू डे ऑपरेशनल किस्म की चीजों में इन्वॉल्व करेंगे कि भाई पेट्रोल की प्राइस कितनी है, ओके। तो कभी भी आप मकतूबा मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। अभी हमारी बात हो रही है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक की, और उसमें भी स्पेसिफिकली वो चीजें जिसके ऊपर हमारी माशी सलामती का दारोमदार है। मिसाल के ऊपर एग्री टेक्नोलॉजीज है, मिसाल पर डैम है, अगर हंगामी बुनियादों पर हमें डैम चाहिए नुमान, तो मेरे नुमान, हिसाब से I have to cut you here. वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। आपके साथ बातचीत का सिलसिला रिज्यूम करेंगे यहीं से। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम नुमान से समझने की कोशिश कर रहे थे कि इकनॉमिक डेवलपमेंट कौंसिल, ECC, ये एक टाइप के इदारे रह गए हैं। ये अपनी वैल्यू नहीं ऐड कर रहे। व्हाट नुमान हैज़ कम आउट विथ एन आइडिया इज़ इकनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके स्ट्रक्चर पे उन्होंने नहीं बात की, बट व्हाट ही सेड वाज कि डे टू डे ऑपरेशन से हट के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको इंश्योर करने के लिए इदारा होना चाहिए। इस सेगमेंट में हम इनसे ये ज़रूर समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इनकी नज़र में ऐसी है कि जो इन इदारों से, जो मौजूदा मैं कहता हूँ डिसफंक्शनल इदारे हैं, वो उनसे बेहतर उसको बना सकेगी। वो कौन सी स्ट्रक्चरल चीज़ है? इसमें ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स होंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे, सियासतदान कम होंगे, ज़्यादा होंगे? नुमान से कहेंगे इस बात पर रोशनी डालें। देखिए, बात ये है कि अभी हमारी वक्त से पहले जो बात हो रही थी कि हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल हो गई, ये बेसिकली पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। जो भी सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वही इनको लीड करती है, और फाइनेंस मिनिस्टर मेनली इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स की टीम के साथ। अब होता ये है कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या काम हो रहा है। आप देखिए, स्टेट बैंक में अब जो कानून पास हुआ कुछ अर्सा पहले, एक ऑटोनमस इदारा है। स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, अपना इदारा है, अपना काम करने का तरीकेकार है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने मेनली जो बजट के इशूज हैं और IMF के इशूज हैं। अब बात ये कि वो चीजें हैं, वो इदारे जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये बात करें कि डैम है, अगर हमारे मुल्क में डैम बनने हैं तो इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि हमारे मुल्क में जो डैम बने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट तक कदम नजर मुस्तकिल बुनियादों पर बनते रहें। आप ये देखिए कि पिछले दिनों एक इदारा बना, सीपैक अथॉरिटी का इदारा बना, जो मौजूदा गवर्नमेंट आने के बाद था किसी कोई जरूरत नहीं, इसको हम बंद कर दें। अब जरा उस इदारे के बनने पे अरबों रुपए खर्च हो गए, आप करंट गवर्नमेंट कह रही है। अब देखिए, वो इदारा सही बना या उसको बंद करना सही है या गलत है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बात ये है कि आपकी कौम के अरबों रुपए खर्च हो गए, आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बार बार इधर उधर हो रही है। आप चाइनीज इन्वेस्टर्स को क्या ताकत दे रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमें इंटरनली कैसे इस चीज को मैनेज करना है। हर चंद सालों बाद वो उससे आपको जो है वो कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल जो आपकी ग्वादर की पोर्ट बनी है, वो पोर्ट बनने का जमाना हो गया, अभी तक जो है वो ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं है। अच्छा, वो जो रोड बना हुआ है ग्वादर का सी बैठ गया, गालिबन उसको अभी तक तो पेट्रोल पंप नहीं बना। तो बात ये बहुत ही बुनियादी किस्म की चीजें हैं कि मिसाल के तौर पर बट नुमान, अगेन ये तो ऑपरेशन रिलेटेड चीजें हैं ना। अगेन यू सेइंग सम के जो इश्यूज हैं, लेकिन ये तो मैं आपको एक मिसाल दे दी कि पेट्रोल पंप नहीं बना। कहने का मकसद ये होता है कि जो स्टीयर करना, उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए टाइमली बेसिस के ऊपर। अब वो उसके अंदर ऑपरेशन चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। लेकिन बार बार अगर हम सीपैक का फ्रेमवर्क ही चेंज करते रहेंगे कि हमने इसको प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है, तो आप ये बताइए फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप क्या देंगे? बट नुमान, आसमान से तो नहीं फरिश्ते आने जा रहे ना। यही लोग होंगे, यही फाइनेंस मिनिस्ट्री, यही सेक्टर F10 होगा, यही फाइनेंस डिवीजन होगा, और कौन लोग होंगे? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप जो मुझे नजर आता है कि हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है, नंबर 1। और हमारी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, वो शायद हम आप सक्सेसिव गवर्नमेंट को देख लें, कोई भी 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान आपको एक जमाने से नहीं दे सके। मुझे याद नहीं पता, शायद 90s में आखिरी बात हमारे कुछ 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान आए थे, उसके बाद किसी ने बनाने की जहमत ही नहीं की। आप इसके बाद देखिए, सऊदीया ने विजन इकोनॉमिक 2030 बना दिया। बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया ने, बहुत सारी कंट्रीज ने एटलीस्ट अपने इदारों के बहुत सारी जो है अपने सेक्टर्स के जो है अपने विजन और टारगेट सेट कर लिए हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया का टारगेट ये है
कि सन 2030 में उन्होंने $1 ट्रिलियन की गुड्स एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करनी है। हम आज कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लान मौजूद है? हम उसके अगर देखो, लेकिन जब ये चीजें वजूद में आती हैं मिसाल के तौर पर, तो सऊदीया ने जब विजन 2030 अपना बनाया था, तो उसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी क्रिएट की थी, एक इदारा क्रिएट किया था, जिसका सिर्फ काम ये था कि भाई विजन 2030 को किस तरह मार्ज वजूद में लाया जाए। अब डायरेक्ट मिनिस्ट्री वहाँ पे ही मौजूद थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ पे ही मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस इदारे की ग्रोथ इसलिए पेश आई कि वो जो इदारे हैं वो तो ऑपरेशन इश्यूज में लगे हुए होते हैं, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना विलिंगनेस है, ना मैंडेट है कि वो कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। अगर आप एग्जिस्टिंग लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कोई कंट्री को 10 साल का इकोनॉमिक प्लान देंगे, तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। बात ये है कि जैसे कि आपने सऊदीया की मिसाल दी, रिसेंट लेटेस्ट एग्जांपल है कि जब विजन 2030 क्रिएट करना था तो फिर उन्होंने कंसल्टिंग फीस $1 बिलियन की पे की थी। हम $1 बिलियन पे नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर कुछ तो पैसे आपने अपना प्लान बनाने में खर्च करते होंगे। लेकिन बात ये है कि आप कुछ तो पैसे जो है लगाएं, आप एक नया इदारा क्रिएट करें जो कम से कम मुल्क को एक 10 साल का इकोनॉमिक प्लान तो दे सके। अगर यही चीज आप मौजूदा इदारों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे तो ये तो फिर नो ब्रेन है ना। आप देखते हैं आज हम कहाँ खड़े हैं। अभी कुछ देर पहले जो है कल न्यूज आई है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो $3 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रही है। आपको याद होगा कि खान साहब के जमाने में भी 2 न्यूज आई थी कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रही है, और जो कतर की गवर्नमेंट है वो $12 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रही है। हुआ कुछ भी नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो हमारा BOI है, जिस किस्म के लोग उसमें लगाए जाते हैं, जिस किस्म की अपॉइंटमेंट की जाती हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि उस किस्म के सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकें। अथॉरिटी है वो $300 बिलियन का फंड है, वो दुनिया की 50 मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए तमाम मुल्क बराबर हैं। अगर आप उनसे लो क्वालिटी का कोई काम लेके जाएंगे जिसमें आपने होमवर्क भी नहीं किया होगा, अपनी जो है किसी एक इंडिपेंडेंट इदारे से उसकी वेरिफिकेशन फीजिबिलिटी भी नहीं बनवाई होगी, तो वो क्यों आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करेंगे? तो देखें, मैं आपको एक बात, पाकिस्तान में जो गल्फ कंट्रीज हैं वो हमेशा से ही बहुत कीन होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। उनकी इन्वेस्टमेंट की कीननेस का मसला नहीं है, मसला हमारे एंड पर है, क्योंकि हम लोग रेडी नहीं होते, हमने अपना होमवर्क ही नहीं किया होता कि हम उनके पास जाके कोई क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट प्लान दे सकें जिसकी बुनियाद पे वो इन्वेस्ट कर सके हमारे पास। तो प्रॉब्लम हमारे एंड पर है। अब सवाल ये है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को कौन मैनेज करेगा? आपको लगता है कि क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्ट्री के पास इतनी कैपेसिटी है तो इसमें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, इन्वेस्टर्स को डील कर सके? नहीं है। अगर कर सकते तो बहुत पहले कर चुके होते। देखिए नुमान, दो अलग चीज़ें हैं। कैपेसिटी नहीं है और उनका मैंडेट है तो इनकॉम्पिटेंस है, लोगों को घर भेजना चाहिए। लेकिन अगर मैंडेट नहीं है तो फिर ये बॉडी बनानी चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए भाई, बात ये है कि मैंडेट तो हमारे पास, हम कागजी मैंडेट तो बहुत से लोगों के पास है ना। और आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ चाहे सियासी जमातें हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, आप किसी को परफॉर्मेंस की बेस पर पायलट नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ इसका एक ही तरीकेकार है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने किया है, सऊदीया के भी आपको मैंने मिसाल दी। एक ही तरीकेकार है कि आप जो है एक ऐसा इदारा बनाएं जो कि जिसका क्लियर मैंडेट हो कि वो चीजें, वो प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंपॉर्टेंट है, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट ने जो खरमस्तियां करनी है उनको करने दें, लेकिन जो चीजें आपके स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंपॉर्टेंट है वो उस इदारे को दी जाएं। अगर आपके सऊदी या कतरी मुल्क में 10, 5, 10, 20 बिलियन डॉलर या चाइनीज आपके 10-20 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो फिर एक प्रोफेशनल इदारा हो जो रिलेशंस को, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करे। देखिए हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट का मसला है, ऑटोमेटिकली जब प्रोजेक्ट लगेंगे तो डेवलपमेंट होती जाएगी। डेवलपमेंट का काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग नहीं होता, उसके साथ साथ आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मौजूद नहीं है। अंडरस्टूड। नुमान, ज़रा मुझे ये बताएं कि इफ़ यू वर टू टॉक अबाउट एंड डिस्क्राइब कि ECC का स्ट्रक्चर किस तरह का हो कि वो उसमें कंट्रोल्स हों, उसमें लैप्सेस नहीं हो और वो प्रिवेंट करे रीअकरेंस ऑफ द पास्ट को। देखिए स्ट्रक्चर तो हमारे पास एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसमैन मौजूद हैं, अच्छे ब्रेन्स हैं। ECC हमारी है जिसके अंदर मेनली ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मिनिस्टर्स जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का बुनियादी मकसद क्या है कि इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी है, जिसके अंदर मेनली आपकी कुछ ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी एक एडवाइजरी बॉडी है जिसकी कोई भी नहीं सुनता, ठीक है ना जी। बात ये है कि मसला जो है ना, इनमें से कौन सा इदारा है जो आपको लगता है कि मुल्क को 5 से 10 साल का इकोनॉमिक प्लान दे सकता है? ना मैं समझता हूँ कि ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ना इनके पास टाइम है, ना कैपेसिटी है। अभी आपको देखें ना कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर अभी 1 साल है आपका पॉलिटिकल पार्टीज के पास
आपके अगले इलेक्शन में जाने के लिए। अब आप देखें कि अब गवर्नमेंट को ये पता है कि इतने चैलेंजेस मौजूद हैं, हमने कुछ अर्से बाद जो है इलेक्शन में भी जाना है, ऑपरेशनल इश्यूज इतने हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर भी एक इंसान ही होता है ना बेसिकली। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या 10 साल का इकोनॉमिक प्लान बना के देगा और कैसे काम होगा? इसी वजह से जरूरी है कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन ले कि ठीक है, जो ऑपरेशनल इश्यूज अपनी जगह चल रहे हैं वो चलते रहें, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक विजन सेटिंग के लिए और 10 से 15 साल का एक इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए जिससे क्लियर माइलस्टोन हो कि पहले साल में, दूसरे साल में, चौथे साल में हमने किन किन प्रोजेक्ट्स को तकमील तक पहुंचाना है, एक इदारा बनाया जाए, ठीक है ना, एक काउंसिल बनाया जाए जो श्योर करे कि इन प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी सियासी गवर्नमेंट हो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ इस चीज की कोशिश की जाए कि कम से कम जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको टैक्सेशन की फॉर्म, मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्म में कम से कम कुछ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया जाए। आप देखें हमारी टैक्सेशन पॉलिसी हर 2 दिन बाद चेंज हो जाती है, तो कैसे काम चलेगा? हमारी जैसे फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो टैक्सेशन पॉलिसी का क्या है? लेकिन बात ये है कि IMF की तरफ से एक हुक्म आता है, हम टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो देखिए अभी आपने पिछले दिनों देखा इम्पोर्टेड गुड्स के हवाले से था कि पहले हमने उसको बैन लगाया, IMF ने प्रेशराइज किया, तो हमने बैन हटा के जो है उसके ऊपर धमीज लगा दी। तो देखिए इस तरीके से कंट्री नहीं चल सकता। आपने कुछ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आनी होगी, चाहे वो भले मैं कहता हूँ IMF से आप मशावरत के साथ लेके आए, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी लानी होगी। उसके बगैर आप इस मुल्क की इकॉनमी नहीं चला सकते। राइट नमान, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सेशन। उसमें हम ज़रूर चाहेंगे कि आप वो बताएं कि वो कौन से कंट्रोल मेजर्स होंगे इन द स्ट्रक्चर, लाइक कि जो पावर सेंटर के लोग हैं उसमें उनकी नुमाइंदगी हो या नहीं हो, ताकि वो बॉडी मेक श्योर कर सके कि जो प्रोग्राम तय हुआ है वो अगले 4 साल 5 साल उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने नुमान से समझा कि जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं और उनकी जो बेसिक वजह है उसमें ज़्यादातर हिस्सा इनकॉम्पिटेंस का है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। व्हेन यू लुक एट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल एंड अ लॉट ऑफ councils, BOIs and nothing else, and the commercial consulate in over 154 countries, जो सिर्फ और सिर्फ 5 खरब सालाना ब्यूरोक्रेसी अपने ऊपर खर्च करती है। आपको हेलीकॉप्टर उड़ने में मसले नहीं दिखते, आपको ब्यूरोक्रेसी के जहाज़ उड़ने में मसले नहीं दिखते, आपको उनके अलाउंसेस में मसले नहीं दिखते, आपको उनकी तनख्वाहों में मसले नहीं दिखते। मसले दिखते हैं तो गरीब का घर सैलाब में बह जाता है, महंगाई होती है, गरीब के घर खाने को नहीं होता। हालांकि गरीब जो है वो एक नौकरी पेशा से ज़्यादा ओनर है इस मुल्क का, क्योंकि जो तनख्वाह ले रहा है वो तनख्वाहदार मुलाजिम है उस गरीब का जिसका घर सैलाब में बह गया। लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती है। नुमान जैसे लोग काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे बुरे हालों वाले ममालिक ने भी जो है सिंगापुर जैसी रियासत का रूप धारा। वहाँ पे हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह की गुर्बत होती थी, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ हुई कि जो पढ़े लिखे न्यूट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होने वाले जो लोग थे उनको अथॉरिटी दी गई और उन्होंने फिर इस मुल्क को चलाया। तो नुमान से समझते हैं कि आखिर वो कैसा स्ट्रक्चर हो इकनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल का कि जो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की ज़बान में डंडे के ज़ोर पे मेक श्योर करे कि चीज़ें सीधी सीधी चलें और डायरेक्शन चेंज ना हो। नुमान, ओवर टू यू। तो आपने सिंगापुर की चीज़ों की मिसाल दी ना, तो लीकॉन न्यूज़ से पूछा गया था कि क्या वजह थी कि उसका उस आपकी ये जो एक जनरेशन में थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड तरक्की का राज किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक काम ये किया कि मैंने अपने कौम के बेहतरीन दिमागों को उठाया, उनको कौम की टॉप पोजीशन यानी मिनिस्टर लेवल पे बिठाया और उनको बेहतरीन पैसे भी दिए, क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके कौम के जो बेहतरीन और सबसे काबिल लोग हैं वो कौम मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करके और उसे दाव पे लगा के जो है वो सिर्फ जो है यहाँ पे आपके आगे मिनिस्टर बन जाएंगे। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे मुल्क का जो सियासी निज़ाम है उसमें मिडिल क्लास पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट ईमानदार आदमी के लिए आने के दरवाजे बंद हैं। तो जितनी दौलत जितना पैसा चाहिए पहली चीज तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि सियासत में आने के लिए। अगर सियासी पार्टी कोई भी सियासी पार्टी सारी अक्रॉस दी बोर्ड आप देख लें, हमारे जितने फाइनेंस मिनिस्टर आए वो सब के सब पैसा वाले लोग थे, अरबपति लोग हैं सबके सब। आप देख लें
हैं वो हमारे मौजूदा हों, इससे पहले वाले हों या उससे पहले वाले हों, या सर शौकत अजीज तक आते सब के सब ये अरबपति लोग थे। तो जाहिर है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इस टीम में भी आके काम कर लें। लेकिन जो एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स होते हैं जो नीचे से ऊपर आते हैं, जिन्होंने नौकरी के जरिए से, बिजनेस के जरिए से, काम के जरिए से अपने घर वालों का खर्चा चलाना होता है, तो उनके लिए नामुमकिन है कि वो गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट जो है टेकअप कर सकें। अच्छा, फिर ऑन टॉप ऑफ इट अगर गवर्नमेंट के इदारों में जहाँ पे बड़ी पोजीशन से जो भर्तियां की जाती हैं, तो मेरिट की बजाय जो है वो जान पहचान की बेस पे की जाती हैं, ये भी हम सबको पता है। फिर जो दूसरी पोजीशन होती है अपने भांजों भतीजों को लगा दिया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनती है, और अगेन मैं सऊदी की एग्जाम्पल दूंगा कि उन्होंने कुछ फोकस ग्रुप बनाए थे कि कुछ सेक्टर्स को सऊदी अरब में और यूएई में तो बादशाहत है भाई। मैं मिसाल दे सकता हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइन सुहेल मुनीर, हु इज़ द राइट हैंड ऑफ द यूएई किंग, उसको रोल दिया गया कि आपने डिजिटल यूएई बाय 2020 करना है, 2022 करना है। उसके हर छोटे ऑर्डर को वहाँ का किंग साइन करता था, और किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो उसको चैलेंज कर दें। और वहाँ पर आप जाएं तो देर आर 122 जर्नीज़। आपको एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी ख़रीद कर ड्राइव करके जाना है, तो बग़ैर कलम दवात के एयरपोर्ट पे बैठे बैठे ये काम हो जाता है। पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं, मगर उनको पाकिस्तान में आकर ये काम करने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज जावेद चौधरी जैसे लोग उनको कादियानी कह देते हैं। देखें भाई, बात ये है कि इकबाल से आज से 100 साल पहले पूछा गया कि इज्तिहाद के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि देखें, अब मेरी राय ये है कि इज्तिहाद जो है वो शख्सी नहीं होगा, ये पार्लिमानी सतह पर होगा। एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की तरह इज्तिहाद किया जा सकता है। देखें, हम एक डेमोक्रेसी हैं, अगर हमारे यहाँ कोई शख्सी हुकूमत नहीं भी है तो भी हमारे पास ऐसे इदारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं इस्लामिक सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, जिसमें आपके चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, सारे की लोग मौजूद हों। और वो देखें ना कि पाकिस्तान में किसी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर तो होगा, कोई भी हो, कोई ना कोई चीफ जस्टिस तो होगा, कोई ना कोई आर्मी चीफ तो होगा। ये वो लोग हैं जो जिनके ओहदे, जिनकी पोजीशन मैटर करती है, और जिनको अपने ओहदे की वजह से इतना लेवरेज होता है, तो इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि अगर कोई मुल्क में ऐसा प्रोजेक्ट होना जा रहा है, उसको मुकम्मल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए, उसको मुकम्मल लीगल कवर भी प्रोवाइड किया जाए, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कवर भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये चीज हमारे लिए वजूद में आ सके, एग्जीक्यूट की जा सके। तो नुमान, इफ वी हैव टू कंक्लूड, वी कैन से कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल में आर्म फोर्सेस की, एमआई की, आईएसआई की नुमाइंदगी होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहना कि मैंने इन पर इदारों के नाम लिए, मैंने कहा कि तुम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आप एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी ले लें, मेरी नजर में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि मिसाल है कि हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अगर आपने बलूचिस्तान में जो अगर डेवलपमेंट करनी है, तो हम भी जानते हैं बलूचिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। तो क्या है कि वहाँ पे जाहिर का आदमी का एक किरदार होगा इस बात को यकीनी बनाने में कि ये प्रोजेक्ट जो है अपनी पाया तकनीक तक पहुंच सके, और उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिमिलरली कि सुप्रीम को पिछले दिनों आपने देखा होगा रेकोडेक का जब केस आया, तो रेकोडेक के सीईओ ने इस बात को कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इस बात की एश्योरेंस चाहिए कि जो भी मुआवजे किए जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर एक लीगल कवर प्रोवाइड कर देती है उस चीज को रिव्यू करके, तो क्या बुराई है। मकसद तो ये है ना कि मुल्क में काम होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट बाद में एक्टिवेट हो, इससे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को रिव्यू करके अपना ओपिनियन दे देती है। हमें तो इस बात को यकीनी बनाना है कि मुल्क का आइन और कानून की नजर में जो चीज हो रही है वो ठीक हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी हवाले से अपना किरदार अदा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव चीज है। सेम गोज फॉर द आर्मी। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेम गोज फॉर प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो इदारे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अगर वो आपस में मिल बैठे और इस बात को यकीनी बनाए, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, तो बात ये है कि अगर इस चीज को हम इस्लामिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मुल्क की माशी सलामती का दारोमदार है, अगर हमारे इदारे आपस में बैठ के बात करेंगे, तो इसमें किसी भी किस्म का मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चीज अनडेमोक्रेटिक नहीं है, इसमें किसी इदारे का कोई वकार मजबूर नहीं होगा, बल्कि ये एक अच्छी चीज है कि इस बात का आवाम को, बिजनेसमैन को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा मैसेज आता है कि हमारे सारे इदारे मिल बैठ के मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा नुमान, आखिर में बिकॉज प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इतना बता दें कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन एंड कैलकुलेशन के IMF प्रोग्राम रिस्टोर होने के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि 30 से 32 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की तरफ आया ही चाहते हैं कंट्रीज़ की तरफ से जिन्होंने कमिटमेंट दी हुई हैं, प्लस वर्ल्ड बैंक की तरफ से। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, बात ही 30 से 32 की फिगर तो मुझे बहुत एग्जैजरेटेड लगती है। IMF के एक गेड़ आने में 1.7 बिलियन
और 5-7 महीने अगर 4-5 आ भी गए तो लोन की फॉर्म्स में होंगे। Yeah, अगर चीज तो ये ना कि लोन आप कब तक लेते रहेंगे। yeah, बात तो ये है कि अगर मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आ रही हो या आपके एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा हो या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो रही है तो फिर फायदा होगा ना। आप 30 में अगर $50 बिलियन भी आ जाएं और वो आप इम्पोर्ट करके महंगी गाड़ियां मंगवा के और महंगे इम्पोर्टेड आइटम मंगवा के आप फारिग कर दें तो $50 बिलियन तो हमारी आने वाली नस्लें ही पे करेंगी। बिल्कुल तो सही। इस लोन का हम करेंगे क्या। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि मुल्क में जो पैसा आ रहा है वो किस मद में आ रहा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट की मद में आ रहा है तो फिर बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लोन की मद में आ रहा है तो जो पहले हुआ था वही होगा कि जैसे ही आपके कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्डअप होना शुरू होंगे तो गवर्नमेंट ने आपकी सारी इम्पोर्ट्स को ऑन कर देना है और फिर जो है और मनी लॉन्ड्रिंग ऑन हो जाएगी और पैसा Right. मुल्क से बाहर चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा So और फिर हम Numan, आगे where do कुछ you, बात भी नहीं खड़े होंगे। right? So in last, please say, where do you see the dollar getting stabilized? आपको लगता है कि देखिए इन इस वक्त लेवल्स? सेंट्री तो डॉलर की स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आईएमएफ में पैसे भी मिल जाएंगे लेकिन कल जो स्टेट बैंक की फिगर्स आई हैं तो कि हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो $1.2 बिलियन था। Right, देखिए 250 1.2 पे तो आ गया है लेकिन उसकी कॉस्ट ये है कि इकॉनमी का हर सेक्टर स्लो डाउन है। right. इकॉनमी का हर सेक्टर स्लो डाउन है, हर चाहे वो मशीनरी हो, इम्पोर्ट हो, किसी भी किस्म की हो। यही वजह है कि जरूरी है, हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जरूरत है। हम इस तरीके से इकॉनमी को नहीं चला सकते। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम जो है अपने लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई पॉलिसी बनाए जो अनहिंडर्ड डेवलपमेंट हो जिसके अंदर और जो मुस्तकिल बुनियादों पर वो इम्प्लीमेंट होती रहे। ये ना हो Okay. कि आपने कोई जो है जो मशीनरी के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको कंसेशन दे दें वो लगाने के कल को आईएमएफ आके आपको मना कर दे ये क्या कर दिया, आप इसको रोल बैक कर दें। इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। Okay, great. नुमान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे खुर्रम शहजाद से। मार्केट में एक 2-2.5 महीने से थोड़ी सी बहस जारी है बिकॉज़ 2 ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। एक ब्रोकरेज हाउस ने क्लेम किया है कि उनका व्यू है कि जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट का ब्लू चिप इंडेक्स KC 100 इंडेक्स जो है वो जून 2023 तक 52,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। और दूसरे ब्रोकरेज हाउस ने क्लेम किया है कि जो ब्लू चिप इंडेक्स है वो जून 2023 तक 55,000 का लेवल क्रॉस कर सकते हैं। दोनों ब्रोकरेज हाउसेस के पास रीजंस हैं। दे हैव कम अप with cogent argument, set of data and their analysis, and they have made these recommendations on the basis of a thorough research which they claim. So हमने जाना कि ये एक बेहतर होगा कि एक मार्केट से कोई थर्ड पार्टी ओपिनियन भी लिया जाए और इस सिलसिले में हमने रब्ता किया खुर्रम शहजाद से। खुर्रम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि he as a market analyst, how does he look at the current economic situation and these two reports and the forecast कि जून 2023 में मार्केट 52 या 55,000 का लेवल क्रॉस कर सकती है। खुर्रम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। Khurram sir, what we have seen in 2.5 months, Top Line Securities has come up with a report and they have said that all political challenges and issues have been settled, and when they looked at economy, they presented an overview of what the macroeconomic indicators are saying as of now, current accounts से लेकर reserves की position तक, गोइंग फॉरवर्ड डॉलर का भी उन्होंने नंबर कोट किया है कि 220 के आसपास स्टेबल रहने जा रहा है बाय जून 2020। एंड दे हैव अ व्यू के जो मार्केट है जून 2023 में वो 52,000 के लेवल पर रहने जा रही है या उसको क्रॉस कर लेगी। एंड व्हेन वी स्पोक टू फरीद आलम ऑफ AKD, ही वाज ऑफ द ओपिनियन के सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है और बाज़ार शायद 55,000 या उससे ज़्यादा का भी लेवल क्रॉस कर जाए। सो वी एज एन एनालिस्ट हु नोज़ द मार्केट वेरी वेल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आपको लगता है कि चीज़ें मईशत की, सियासत की हैंडल हो गई हैं, सेटल हो गई हैं? जी थैंक यू सानी। देखें, मुझे ये लगता है कि दो इसमें बड़े एरियाज हैं, दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अकाउंट फॉर करने चाहिए इन माय पर्सनल एंड हम्बल ओपिनियन। एक तो देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो मुझे लगता है, या वोलेटिलिटी कह लें कि पॉलिटिकल वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ा कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अब हम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं इलेक्शंस के, या जो साल होगा इलेक्शन का, उसमें वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उसमें नॉइज बढ़ेगी, तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट को थोड़ा हर्ट करती है या इन्वेस्टर्स को साइडलाइन पे करती है जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, नंबर वन। सेकेंडली मैं इस पर एग्री करता हूँ अपने कोलीग्स से भी, और वैसे भी हमारा भी ये व्यू है
कि जो इकोनॉमिक टर्मोइल है या जो हम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गए थे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता निकल के स्टेबलाइज एटलीस्ट हो जाएंगे टू एन एक्सटेंट। तीसरा जो इशू है वो ये है, जिसकी वजह से मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और रिकवर हो रही है। तीसरा जो एस्पेक्ट है, या जो मैं दो एस्पेक्ट्स की बात कर रहा था, एक तो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ी कंटिन्यू करेगी और इम्पैक्ट करेगी इन्वेस्टर सेंटीमेंट को, जिसकी वजह से इन्वेस्टर शायद फुल फ्लेज अपने जो एक्सपोजर ना ले सके इक्विटी मार्केट का, क्योंकि रिस्क जो है पॉलिटिकल वो हाई रहेगा जब तक कोई नई गवर्नमेंट आती है या स्लाइडिंग आती है। दूसरा जो एंगल है वो ये है कि दुनिया में रिसेशन आ रहा है, डॉलर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी टाइटनिंग होने जा रही है और हो भी रही है। हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, 15% 16% पे रेट्स है इस वक्त इंटरेस्ट रेट, फिर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपकी अगर बाहर की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और आपकी लोकल इकोनॉमी भी तब तक रहेगी और ग्रोथ वो नहीं आएगी, 1-2-3% की ग्रोथ अगर होती है, ये भी बड़ी बात होगी, तो कॉर्पोरेट एनवायरमेंट या कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस शायद वैसी ना रहे। अगर आपकी डिमांड कंप्रेशन होगा, डिमांड कम होगी चीजों की और लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम होगी रिलेटिवली, क्योंकि ये साल जो है रिसेशन का है, हमने भी जो है अपने करंट अकाउंट को नीचे लाना है, तो इस तरह की गई है जिससे करंट अकाउंट एक कंट्रोल जो है लेवल पे आ जाए, कंटेन किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो शायद इतनी आइडियल ना रहे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट शायद बहुत ज्यादा परफॉर्म न करे। बट स्टिल ये नंबर देना मेरे लिए मुश्किल है कि जी 50 होगा, 52,000 होगा, 55,000 होगा, ये रिलेटिव नंबर है। And we are also, yeah, you're right, and we are also not interested कि कोई भी नंबर कोट करे या हम अपने प्लेटफॉर्म से उसको सब्सक्राइब करें। बट what we wanted to understand was कि जब ग्लोबली रिसेशन रहने जा रहा है, डिमांड कम होने जा रही है, हमने 5 बिलियन के पाम ऑयल की इंपोर्ट को फेस कर लिया, हमने 250 रुपए के पेट्रोल को हज़म कर लिया। सो नेशन को तो आप महंगाई के मामले में एक लेवल पर ले गए हैं। सो एक ऐसी इकॉनमी जिसमें इनफ्लोज नहीं होंगे, जो कि काफ़ी अरसे से नहीं है, 2 साल से नहीं है, 87% FDI वी हैव लॉस्ट इन पास्ट 2.5 ईयर। सो क्या अब भी इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि दुनिया में रिसेशन है, गो के इनफ्लोज नहीं है, बट हमने बहुत महंगे लेवल्स को सस्टेन किया हुआ है और अब हम शायद उसका फ़ायदा उठा सकें? ये सिल्वर लाइनिंग है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस जो कि नीचे आ भी रही हैं, डिमांड कंप्रेशन की वजह से अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वो एक हमारे लिए एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा जो इन्फ्लेशन को कंटेन करेगा और हमारे लिए स्टेबलाइज कर देगा इकोनॉमी को। लेकिन ग्रोथ जो है मुझे लगता है उसी वक्त सही मायनों में आ पाएगी जब तक आपके पास नई गवर्नमेंट या नया मैंडेट और बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी और पॉलिटिकल क्लैरिटी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। हम सही तरीके से वो ग्रोथ शायद इस साल अचीव ना कर पाए, वो शायद अगला साल होगा और उस वक्त इक्विटी मार्केट ऑफ कोर्स इन एंटिसिपेशन अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट नोबडी इज स्टॉपिंग इन्वेस्टर ऑफ स्टॉक मार्केट to take position. Some view that this is the right time to take position in the market. If you agree so, would you want to advise some of the sectors that you think are good to consider for investing? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये राइट टाइम तो है लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेने का। चाहे आप उसमें जो है ऑयल एंड गैस देख लें, चाहे आप उसमें जो है टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, चाहे उसमें आप जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लें, और जो भी सेक्टर आप उठा लें, नॉट सीमेंट एंड स्टील। जी मैं आ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए, हमारा कंट्री तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन डेफिसिट कंट्री है। ये सारे सेक्टर्स इस वक्त अपने लोज पे चल रहे हैं, रिसेंट लोज पे चल रहे हैं, तो पोजीशन लेने का इशू नहीं है, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और इन्वेस्टमेंट करके वो कहते हैं ना बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, वो इस वक्त अपनानी चाहिए इन्वेस्टर्स को, ताकि वो 2 साल का 3 साल का व्यू लें। और उसके साथ इस वक्त अगर ज्यादा रिस्क इस वक्त भी है, क्योंकि इस वक्त वॉलेटिलिटी जब होती है ज्यादा तो रिस्क ज्यादा होता है, तो डिफेंसिव सेक्टर में आप जाते हैं, जिसमें पावर सेक्टर है, जिसमें और दूसरे डिविडेंड यील्डिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये सारे अच्छे डिविडेंड भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी बाय एंड होल्ड होनी चाहिए। ट्रेडर्स जो होते हैं या ट्रेडिंग या पंचिंग जो होती है वो शायद बहुत डिफिकल्ट है, स्पेकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है एट दिस पॉइंट। मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे रेट्स हैं, बट ये कि थोड़ा सब्र करना पड़ेगा ताकि जो है इवेंचुअली क्लैरिटी आए और आज के इन्वेस्टर्स को फिर फ्यूचर में फायदा हो। एंड यू आल्सो सी अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक जो हैं वो बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल है। एब्सोल्युटली, देखें 15% से ज्यादा, 20% से भी क्लोजिंग टू 20% आपको यील्ड मिल रही है कुछ सेक्टर्स में। तो मेरे ख्याल में तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो पैसिव
एग्रेसिव हैं और जो रिटर्न चाहते हैं कि एक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज भी हो, उनको ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, उनके लिए डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स मौजूद हैं, सेक्टर्स मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो भी देख के करें, अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, कैरी पिकिंग हो सकती है। ये वक्त शायद दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि इस तरह के डाउनटर्न जो है वो 4 साल 5 साल 6 साल में आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक मौका है इन्वेस्ट करने का। बट फिर मैं वही कहूंगा कि सब्र करना पड़ेगा, इमीडिएट वो रिटर्न शायद इतने ना मिल सके जल्दी। ओके ग्रेट। खुर्रम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 2 सेगमेंट थे और हमने डिस्कस किया मईशत को। मईशत के सेगमेंट में हमने बातचीत की नुमान से। नुमान इज़ अ नोन इकोनॉमिस्ट और 1 साल से वो इस तगदों में हैं, मेहनत में हैं। वो पिंडी, इस्लामाबाद के काफ़ी चक्कर लगाते हैं। कराची में फेडरेशन और मारूफ बिजनेसमैन के साथ वक्त लगाते हैं और उनकी मिशन और कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक स्ट्रेटजी है इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चरल काम हो जाए। इससे मुराद ये है कि व्हेन यू लुक एट सऊदी अरबिया, व्हेन यू लुक एट यूएई, व्हेन यू लुक एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दुनिया के अक्सर तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने कोई तब्दीली की है, कोई सर्टन लेवल हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, उन सब जगहों पर इकनॉमिक डेवलपमेंट को एक स्ट्रक्चरल वे में परस्यू किया गया है। सो नुमान का एक फ़लसफ़ा है, एंड आई बाय दैट फ़िलासफ़ी, कि जो गवर्नमेंट्स आती और जाती हैं वो ऑपरेशन के एस्पेक्ट को चलाएं, मगर जो 10 साल 20 साल का एक इकनॉमिक विज़न है और जो प्लान है वो जब सेट हो जाए तो किसी गवर्नमेंट को ये मजाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की मंशा में कोई ख़ास तरह का मंशा नहीं है तो एक पॉलिसी नहीं चलेगी, अब दूसरी चलेगी। किसी की गवर्नमेंट के पॉकेट में एक ख़ास तरह के अलमदार मौजूद हैं तो एक ख़ास किस्म की पॉलिसी नहीं चलेगी। ही इज़ अगेंस्ट दैट। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि ये जो पॉलिसी साज हैं जब ये कोई प्लान दे दें 10 साल का तो फिर उसको स्टेट इंस्टीट्यूशंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अपहोल्ड करें और गार्ड करें, इसको नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा तस्लीम करें। और इसीलिए वो कहते हैं कि इकनॉमिक सिक्योरिटी कौंसिल होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हों, मईशतदान हों और ब्यूरोक्रेट्स इसलिए हों कि वो आके बताएं कि ये वाला काम था जो 10 साल में हमें करना था, 3 सालों में इतना होना था, हमने इतना कर दिया। दिस इज़ व्हाट द आइडिया is, and this is something that he is pursuing. We are with him and we will keep on punching this bag and putting this case across time and again. दूसरे सेगमेंट में हमने बातचीत की खुर्रम से। खुर्रम इज़ अ मार्केट एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट पे उनकी नज़र होती है। उनसे हमने समझने की कोशिश की कि जो बाज़ार में बातें हो रही हैं कि इकनॉमिकली और जो पॉलिटिकली मसाइल हैं वो सेटल हो गए हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड जून 2023 में बाज़ार जो है वो 52 या 55 हज़ार का लेवल क्रॉस कर सकती है। उन्होंने कहा कॉशियस रहना अच्छा होगा। उनको लगता है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी है, बट इलेक्शनरिंग में, इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन वाले साल में हमेशा बाज़ार बहुत वॉलेटाइल होती है, तो उसमें इंसान को पेन फील होता है। उसकी जब इन्वेस्टमेंट एकदम मार्केट गिर रही होती है, नीचे जाती हुई दिख रही होती है, तो इंसान परेशान होता है। सो व्हाट ही सजेस्टेड, रादर एडवाइज्ड वाज कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑल मेजर सेक्टर्स आर ऑन हिस्टोरिक लो, बी इट सिक्लिकल, स्टील हो, सीमेंट हो, ईएनपी हो। आप कौड़ियों के दाम कतर को, यूएई को अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क के जो स्टॉक्स हैं उनको ख़रीदना चाहिए, बिकॉज जब ज़ाहिर है दूसरे ख़रीदेंगे उनका तो भला होना है, साथ में आपका भी भला हो जाएगा। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।